राव खालिद साहब, पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए या पीटीआई से निमटने के लिए जमहूरी तरीक़ा ढूंढने कह रही है, या फिर वो ये कह रही है कि जमहूरी तरीक़े से पार्टी पे बैन लगाएं? आपको क्या लगता है सारी स्टेटमेंट्स देख के? देखिए, जब ये किस्सा हुआ था, अतार तारड़ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके बाद दो जो स्टॉलवर्ट है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बयान दिए थे और वो ट्रेडिशनली इस किस्म की सिचुएशन में सबसे पहले वही मैदान में आपको नज़र आते हैं। एक है रज़ा रब्बानी साहब और एक है फरदुल्ला बाबर साहब। बिल्कुल। अच्छा, इनको रखा इसलिए हुआ है कि पीपल्स पार्टी का जो जमहूरी और ह्यूमन राइट्स और सारा वो सिलसिला ये उसको प्रोजेक्ट करते रहे। हाँ, उस नैरेटिव को प्रोजेक्ट करते रहे। रज़ा रब्बानी साहब का आपको याद होगा, मिलिट्री कोर्ट जब बन रही थी तो सेनेट में रोते भी रहे थे और वोट भी दे दिया था और बड़ी मुखालफत की थी, रो रो के फिर वोट डाल दिया था आखिर में। तो ये एक तरीका वारदात है पीपल्स पार्टी का, इनको आगे करते हैं और बिलावल साहब मंजर से गायब हो जाते हैं। वो अभी भी गायब हैं इस सारी सूरत हाल में जो ये डेवलप हो रही है। अब पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री भी हमें याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान की दूसरी पार्टी जो बैन हुई थी, नेशनल अवामी पार्टी, वो नैप, वो भुट्टो साहब ने की थी। बिल्कुल। और एक इनकी हिस्ट्री भी है इस हवाले से। अच्छा, अब मुझे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, हकीकत का इदराक करते हुए लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी समझती है, आसफ़ ज़रदारी साहब ख़ास तौर पे जिन मराहिल से वो गुजरे हैं, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और अवाम के ज़रिए इक़्तिदार का हसूल वो अब कोई कह ले कि सिक्का राजुल वक्त नहीं रहा। अच्छा, इसलिए जिस तरह से अब इक़्तिदार में आए हैं, आगे भी उनको लग रहा है कि ऐसे ही इक़्तिदार मिला करेगा और ऐसे ही इक़्तिदार में आया जाया करेगा। तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि लोगों की क्या है, लोग बेचारे वोट देते हैं, हुकूमत किसी और की बन जाती है, तो इसलिए उनको ना ही उनका कुछ किया जाए। यानी वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स अपने पीपल्स पार्टी के जो खासा रहा है वो उसको कुर्बान करने के लिए यानी अब तैयार हो चुके हैं। दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। कुर्बान कर चुके हैं। आप देख ले पिछले पीडीएम की पहली गवर्नमेंट और अब जो सूरत हाल है उसमें कोई कसर रह गई है? मुझे तो अब लगता है जो अवामी मंसूबे होते हैं जिन पे तख्तियां लगाते हैं जाके, वो भी शायद कमीशन की हद तक कि उसमें दिलचस्पी रह गई है कि कमीशन मिल जाएगा इसमें से, बाकी तो कुछ उसमें रहा नहीं। अब दूसरी वजह ये भी है, पीपल्स पार्टी आमादा होगी इस पे कि लग ये रहा है कि सारी कोशिशों के बावजूद उनको अब ये दिखाई दे रहा है कि पीटीआई और इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। वो जब तक मैदान में है तो उस वक्त तक कोई ना कोई चैलेंज रहेगा उनको, इसलिए वो भी शायद इस हक में है कि ये किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये किस्सा ऐसे ख़त्म हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये किस्सा इतनी आसानी से ख़त्म होगा, ख़ास तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, अदालती जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जजों के जो हम देखते हैं, जब रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला देखते हैं, या ट्रिब्यूनल्स के हवाले से अभी लाहौर की जो चीफ़ जस्टिस नहीं बनी थी, जिनको कहा गया था चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब के बेंच की तरफ से कि आप मुशावरत करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, मुशावरत के बाद उन्होंने भी वही फैसला बरकरार रखा है जो उनसे पहले चीफ जस्टिस थे कि यही 8 जजेस रहेंगे। जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा था वो उन्होंने नहीं किया। तो अब ये ट्रिब्यूनल जब ट्रायल करेंगे और सारा वो होगा तो उसके नताइज भी काफ़ी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ सकते हैं। लेकिन मसला ये कि अगर आप ये कामयाब भी हो जाते हैं, आर्टिकल 6 भी लग गया, वो 2-3 अफराद पे आपने लगा लिया, वो सियासत से निकाल दिया उनको, पार्टी पे पाबंदी लगा दी, उसको भी आपने निकाल दिया, क्या ये पाकिस्तान के मसाइल का हल हो जाएगा इससे? क्या माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? सियासी वो तो प्रायोरिटी है ही नहीं ना राव खालिद साहब। ये भी नहीं मुझे तो लगता है उनको ये भी नहीं पता कि मसला है क्या पाकिस्तान का। जी, यही बात, सबसे बड़ा मसला यही बात है। इसलिए मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि अगर इन सारी चीज़ों से ये मसला हल नहीं होगा, जो असल मसला है जी, असल मसला ना इमरान खान है, ना पीटीआई है, ना पीपल्स पार्टी है, ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है। असल मसला है 24 करोड़ अवाम और उनकी बेहतरी, जिस पे कभी सोचा नहीं गया। उस मसले पे जब आप सोचेंगे तो ये सारे जितने गिमिक्स हैं आप अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल का हल इससे नहीं निकलता। तो इसमें हमें या तो मजबूरी बता दें पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें अपनी कि क्या मजबूरी है कि वो ये करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी दलील हमें दें
इत्मीनान में लेने के लिए दलील तो नहीं मिलेगी ना, दलील तो तारड़ साहब ने दी, जिस तरीके की दलीलें उन्होंने दी वो भी सबके सामने ही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बस यही बात है ना। फिर मैं आखिरी वो एक छोटा सा 2 लाइनों का लतीफ़ा सुना देता हूँ जी जी। कि वो जाट कोई जा रहा था तो उसको कहा किसी ने कि जाट ने जाट तेरे सर पे काट। अच्छा। उसने पूछा तुम कौन? उसने कहा मैं तेली हूँ। उसने कहा तेली ने तेली तेरे सर पे कोलू। उसने कहा ये तो शेर ना बना। उसने कहा शेर बने ना बने वजन से तो मरोगे ना तुम। अच्छा। तो ये दलील हो ना हो ये वजन से मारने के चक्कर में है। सही तो इस किस्म की अप्रोच जब होगी तो फिर मुल्की मसाइल तो हल नहीं होने। बिल्कुल ऐसी है। राव खालिद साहब, वही अमेरिका जो बकौल खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए जिसने साजिश की, वही अमेरिका पीटीआई पर पाबंदी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। ये कैसी एनॉमली है? अच्छा, एक तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अमेरिका का कि वो सिर्फ बयान देता है। 9/11 के बाद उनके पास एक इख्तियार है जो उन्होंने खुद ही ले लिया था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का। उनको अगर कहीं शक हो ना कि यहाँ को मसला हो सकता है, वहाँ बम भी मार सकता है। जी जी जी। तो शुक्र है वो सिर्फ बयान देते हैं, उससे आगे नहीं जाते। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत के ना 2-3 परमानेंट्स हैं। 2-3 परमानेंट्स हैं पाकिस्तानी सियासत के। आप शुरू से ले लें, लियाकत अली खान साहब जी, वो रूस जाना चाह रहे थे तो वो फिर अमेरिका चले गए तो साजिश हो गई। अमेरिकी साजिश जो है ना वो पाकिस्तान का एक परमानेंट है, सियासी मैदान में ये इस्तेमाल होता है। दूसरा, मुल्क दुश्मन अनासिर और सियासतदान, ये भी एक परमानेंट है। तीसरा है करप्ट। इन 3 के गिर्द हमारी पूरी सियासत घूमती है। किसी के खिलाफ इस्तेमाल होता है, किसी के हक में इस्तेमाल होता है, तो ये इसी के चलता रहता है। मसला ये है कि हमारी जो खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, जितनी मोहब्बत हमारी मुक्तदरा और अशराफिया की अमेरिका के साथ रही है और जितनी खिदमत हमने उनकी की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उससे कहीं ज़्यादा इन्हीं तबकों की बदौलत अवाम के अंदर अमेरिका के खिलाफ हमेशा नफरत अरूज पे रही है। उसमें आप मसाजिद के खुतबात से लेके सियासी रैलियों में तकरीरें और जो यहूदी एजेंट की टर्म में वो आप भूल गए थे, वैसे वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी कंपोनेंट है हमारी सियासत का। मुल्क दुश्मन वही होता है ना, यहूदी एजेंट हो, मुल्क दुश्मन, उसमें सारी आ जाती है। मुल्क दुश्मन तो भारत भी है ना, वो यानी भारतीय एजेंट भी होता है, भारतीय एजेंट भी होता जी है। जी। तो वो ये सारी जो है ना, कभी पाकिस्तान में अवामी सतह पे कभी अमरीकी मुखालफत में कमी नहीं आने दी गई। पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें तब्दील होती हैं उसमें हमेशा में हुकूमत तब्दील होने में या कोई भी चीज़ होती है उसमें अमेरिका का शैतानी किरदार हमें ज़रूर। क्या वजह है खालिद साहब इस बात की? थोड़ा इस पे भी ज़रा थोड़ा कमेंट करें ना, क्या वजह है इस बात की? एड हम उनसे लेते हैं सारी की सारी, फिर हुकूमतें बनने में भी कहते हैं कि जी उनका किरदार है, उनसे पूछ के होती हैं चीज़ें, जो भी है इतना बड़ा रोल, तो हम फिर क्यों इतनी कड़वाहट और जहर क्यों घुला हुआ है? पीटीआई की हुकूमत जी यही एलेबोरेट कर रहा हूँ। अब पीटीआई इसके नुकसानात क्या है, ये सारा कुछ जो हम करते हैं उसके नुकसानात क्या है वो भी मैं आपको जरा कंपैरिजन एक दूंगा छोटा सा। पीटीआई की हुकूमत गई अमरीकी साजिश से। मौजूदा हुकूमत की मुश्किलात हैं, जजों के फैसले हैं, उसके पीछे भी अमरीकी साजिश है। हमें यही बताया जा रहा है कि वो उनकी वजह से हो रहा है। चीन के साथ मामलात में कोई रुकावट है तो अमरीका की वजह से है। माशी तरक्की में अमरीका क्योंकि IMF को खुला हाथ नहीं दे रहा, हमें वो इमदाद वगैरह उस तरह से नहीं मिल रही, इसके पीछे भी अमरीकी साजिश है। अभी उसने करारदाद पास कर दिया, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। अभी वो बयान जो दे रहे हैं, अमरीकी करारदाद का मुंह तोड़ जवाब हमने पार्लियामान में दे दिया है जी, दे दिया। और अब दफ्तर खारजा ने भी खरी खरी सुना दी है अमरीका को। तो आप देख ले, अब अमरीका की अंदरूनी सियासत जो है उस पर हमने बड़ा खुल के कहा है। अब देखिए उन पर क्या असरात होते हैं, पता नहीं क्या होगा अब ट्रंप का और क्या बाइडन का बनेगा। हम तो यहाँ पे पिछले 5 साल से बाइडन की कॉल का इंतजार कर रहे थे कि वो बाइडन की फ़ोन कॉल ही नहीं आई, किसी को नहीं आई, ना इमरान खान को आई, ना शहबाज शरीफ को आई।